कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 27 नवंबर 2025। पिछले 2 दिनों में देश के कानूनी दुनिया में काफी हलचल रही है। संविधान दिवस के मौके पर कई बड़ी बातें सामने आई हैं। तो आज हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि उन खबरों से जो बड़े सवाल उठ रहे हैं उन पर गहराई से बात करेंगे। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। संविधान दिवस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने एक राष्ट्रीय न्यायिक नीति की बात की है, नेशनल जुडिशियल पॉलिसी। जी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि पूरे देश में एक जैसे मामलों पर एक ही राय हो, पर क्या इससे एक वन साइज फिट्स ऑल वाला सिस्टम नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और देखिए, सीजेआई का ये सुझाव जिस समस्या से निकला है वो भी बहुत गंभीर है। आज होता क्या है कि मान लीजिए कोई टैक्स का कानून है, उस पे दिल्ली हाई कोर्ट कुछ और कह रहा है और बॉम्बे हाई कोर्ट कुछ और। हाँ, ये तो होता है। तो इससे आम लोगों और कंपनियों में जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। हाँ, तो एक राष्ट्रीय नीति का जो मकसद है वो ये नहीं है कि जजों की आजादी छीन ली जाए। अच्छा, मकसद ये है कि कानून के जो मूल सिद्धांत हैं, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उन पर पूरे देश में एकरूपता हो। मतलब एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। बिल्कुल, कि मूल सिद्धांतों पर एकता हो लेकिन बाकी मामलों में हाई कोर्ट्स को अपनी समझ से फैसला लेने की छूट रहे। समझ गया। इसी भाषण में सीजेआई ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा। हाँ, अभी हम सब जानते हैं कि ये हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, पर हाल में ये आलोचना भी हुई है कि कोर्ट कुछ मामलों को जल्दी सुनता है और कुछ को टाल लेता है। हाँ, पिक एंड चूज करने के आरोप लगे हैं। एग्जैक्टली। तो इस आलोचना के बीच इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, इस बयान को उस आलोचना के जवाब की तरह भी देखा जा सकता है। जब सीजेआई कहते हैं कि अनुच्छेद 32 आत्मा है और बार यानी वकील और बेंच यानी जज इसके संरक्षक हैं, तो वो असल में एक संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश? वो न्यायपालिका को उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं कि नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ही उनका पहला काम है। ये एक तरह से एक भरोसा दिलाने की कोशिश है कि ये दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। ये दिलचस्प है। तो चलिए अब दूसरे बड़े सवाल की तरफ चलते हैं, जो हमें भविष्य में ले जाता है, डिजिटल दुनिया। जी, एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आई है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा आरोप है। ये बहुत ही गंभीर मामला है और ये दिखाता है कि कानून और टेक्नोलॉजी की दौड़ में कानून कितना पीछे है। तो अब कोर्ट के सामने क्या दुविधा है? दुविधा ये है कि एक तरफ अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है, लाखों लोगों का रोजगार है और लोगों के मनोरंजन की आजादी भी। बिल्कुल, और दूसरी तरफ है राष्ट्रीय सुरक्षा। सरकार का कहना है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर छोटा छोटा पैसा घुमाया जाता है जिसे ट्रैक करना नामुमकिन है और वो पैसा गलत हाथों में जा सकता है। हाँ, तो अब सुप्रीम कोर्ट को ये लक्ष्मण रेखा खींचनी है कि रेगुलेशन कितना हो, क्या कुछ गेम्स पर बैन लगे या केवाईसी जैसे नियम सख्त हों। इस फैसले पर इस पूरी इंडस्ट्री का भविष्य टिका है। और ये डिजिटल पहचान का मुद्दा सिर्फ गेमिंग तक नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने अपने पर्सनालिटी राइट्स को लेकर एक याचिका दायर की है। एआई और डीप फेक के जमाने में ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये मामला सिर्फ एक सेलिब्रिटी का नहीं है, इसकी जड़ें हम सब की डिजिटल जिंदगी से जुड़ी हैं। कैसे? पर्सनालिटी राइट्स का सीधा मतलब है कि आपकी पहचान, आपका चेहरा, आपकी आवाज, वो आपकी प्रॉपर्टी है। कोई उसका इस्तेमाल बिना आपकी इजाजत के नहीं कर सकता। अच्छा, खासकर पैसा कमाने के लिए। हाँ, और मजे की बात यह है कि भारत में इस पर कोई सीधा कानून है ही नहीं। तो फिर ये अधिकार आता कहां से? ये राइट टू प्रिवेसी जैसे अधिकारों से निकलकर बना है। अब एआई के आने से मामला और भी पेचीदा हो गया है। एआई आपकी आवाज या चेहरे से प्रेरित होकर कुछ नया बना सकता है। तो फिर चोरी और प्रेरणा में फर्क कैसे होगा? बस यही असली कानूनी लड़ाई है। शिल्पा शेट्टी का केस भारत में इस बहस की नींव रखेगा। कल को अगर किसी आम इंसान का चेहरा इस्तेमाल करके कोई गलत विज्ञापन बनता है तो यही केस एक नजीर बनेगा। वाह, मतलब ये भविष्य के लिए एक कानूनी कवच तैयार कर सकता है। एक तरह से हाँ। तो अब आते हैं हमारे तीसरे हिस्से पर, जहां अदालतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सीधे दखल दे रही हैं। शुरुआत दिल्ली के प्रदूषण से करते हैं। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने खुद कहा कि उन्हें सुबह टहलने के बाद सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जब देश के चीफ जस्टिस ऐसा कहें तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रह जाता। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रदूषण का संकट अब किसी रिपोर्ट या आंकड़े का मोहताज नहीं रहा।
ये एक व्यक्तिगत अनुभव बन चुका है। और वो भी देश के सबसे शक्तिशाली न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति का। और कोर्ट ने तो वकीलों के स्वास्थ्य का हवाला देकर वर्चुअल सुनवाई का विकल्प भी खुला रखने को कहा है। जी, ये न्यायपालिका का एक मानवीय चेहरा दिखाता है, जो सिर्फ कानून की धाराओं पर नहीं बल्कि उसमें शामिल इंसानों की भलाई पर भी ध्यान दे रहा है। और ये दखल सिर्फ हवा तक ही सीमित नहीं है। एक छात्र के उत्पीड़न के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एमिटी यूनिवर्सिटी को फटकार लगाते हुए देश के सभी प्राइवेट विश्वविद्यालयों का ऑडिट करने का आदेश दे दिया है। ये तो एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक असाधारण कदम है और ये सुप्रीम कोर्ट के बदलते रुख को दिखाता है। मतलब कोर्ट अब सिर्फ एक केस पर फैसला नहीं दे रहा, वो एक केस से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम की खामी को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? तर्क ये है कि अगर एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में ऐसा हो सकता है तो ये एक अकेली घटना नहीं है, ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। इसलिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई काफी नहीं, ये यूजीसी जैसी संस्थाओं पर भी एक सीधी टिप्पणी है। सही बात है। और ऐसा ही एक पैटर्न हमें हाई कोर्ट्स में भी दिख रहा है। जी, केरल हाई कोर्ट का फैसला। हाँ, केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि सभी अस्पतालों को अपनी रेट लिस्ट रिसेप्शन पर लगानी होगी और वो इमरजेंसी इलाज के लिए एडवांस पैसे की मांग नहीं कर सकते। इसे आप जमीनी स्तर पर अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार को लागू करना कह सकते हैं। वाह। सालों से शिकायतें थीं कि अस्पताल संकट में मरीजों का शोषण करते हैं। ये फैसला स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता लाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। तो ये भी वही बात हुई कि जब सरकारी संस्थाएं अपना काम नहीं करती तो अदालत को आगे आना पड़ता है। बिल्कुल जी। तो आज की पूरी चर्चा से एक बड़ी तस्वीर उभर रही है। हमने देखा कि कैसे न्यायपालिका राष्ट्रीय न्यायिक नीति जैसे विचारों से खुद को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। जी, और हमने ये भी देखा कि ऑनलाइन गेमिंग और पर्सनालिटी राइट्स जैसे मामलों में अदालतें डिजिटल भविष्य के नियम बना रही हैं। और आखिर में प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सीधे दखल देकर वो एक शक्तिशाली प्रहरी की भूमिका निभा रही हैं। बिल्कुल। और आज की इन तमाम खबरों से एक बड़ा सवाल भी पैदा होता है, जिस पर शायद हमारे श्रोताओं को सोचना भी चाहिए। क्या सवाल? जिस तरह से अदालतें हमारे जीवन के हर पहलू में शामिल हो रही हैं, मतलब हम जिस हवा में सांस लेते हैं वहां तक, तो भविष्य में शासन और न्यायिक निगरानी के बीच की रेखा वो कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या अदालतें वो खाली जगह भर रही हैं जो सरकारें छोड़ रही हैं, या फिर ये न्यायिक सक्रियता की सीमा को लांघ रहा है? ये आने वाले समय की सबसे बड़ी संवैधानिक बहसों में से एक होने वाली है। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी सवाल के साथ आज के कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।